प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक सहभागिता के प्रकार और इसके परिवर्त्य या चर वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब आज की वीडियो क्लास में हम राजनीतिक सहभागिता के संदर्भ में दो बातों पर चर्चा कर रहे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके संदर्भ में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है और स्नातक स्तर के विद्यार्थी, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों से भी किसी न किसी रूप में राजनीतिक सहभागिता के प्रकार और परिवर्तन से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। आज हम दो बातों पर चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में अपने साथियों को हमारी वीडियो शेयर निश्चित रूप से कीजिएगा, जिससे सभी विद्यार्थियों का हित हो सके। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजनीति विज्ञान के संदर्भ में जितनी भी गंभीर और कठिन बातें हैं उनको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। बस आप हमारे से जुड़े रहिएगा, यह आग्रह मैं आपसे जरूर कर रहा हूँ। और आपका हित मेरा हित, आपकी सफलता मेरी सफलता, मेरे विद्यार्थी सफल होंगे, मुझे और क्या चाहिए। मेरी यही पूंजी है, मेरा सब कुछ यही है। ध्यान दें, राजनीतिक सहभागिता के प्रकार और इसके परिवर्त्य या चर वेरिएबल्स, इन दोनों को समझें। इससे पहले हम एक झलक के रूप में ये जरूर बताएंगे कि राजनीतिक सहभागिता होती क्या है। ठीक है, अलग से हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में देखिएगा। राजनीतिक सहभागिता का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति, इस नाम से अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है। परंतु सामान्य रूप में, चूंकि इन दोनों को आप तभी समझ पाएंगे, प्रकार और परिवर्तन को, जबकि इसका सामान्य अर्थ समझ जाएंगे। तो एक बार मैं पुनः इसकी आवृत्ति करता हूँ। इसमें भी क्या ध्यान दें भाई, राजनीतिक सहभागिता है क्या चीज, कोई परिभाषा नहीं दे रहा हूं, मैं सामान्य रूप में समझा रहा हूं। मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया, आप इसके आधार पर राजनीतिक सहभागिता का अर्थ ठीक से समझ सकते हैं। इस रूप में समझ सकते हैं कि आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। क्या है राजनीतिक सहभागिता, ध्यान दें भाई, सीधा सा अर्थ है इसका, जब एक व्यक्ति के द्वारा आप मेरा उदाहरण लीजिएगा, जब एक व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप में, क्या बोल रहा हूं मैं, व्यक्तिगत रूप में कोई राजनीतिक क्रिया की जाती है, मतलब उस राजनीतिक क्रिया का जो कर्ता है वो व्यक्ति है, व्यक्तिगत रूप में, किसी समूह की, दल की गतिविधि नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में राजनीतिक क्रिया कर रहा है। मतलब एक व्यक्ति के द्वारा जब व्यक्तिगत रूप में कोई राजनीतिक क्रिया की जाती है तो वह राजनीतिक क्रिया ही राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। कैसे, जैसे मेरे द्वारा मतदान के समय में वोट देना, मतदान करना, व्यक्तिगत रूप में मेरे द्वारा किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करना, मैं किसी उम्मीदवार को आर्थिक सहायता भी दे सकता हूं व्यक्तिगत रूप में ध्यान रखेंगे। मतलब यहाँ कर्ता जो होगा राजनीतिक क्रिया का, वो कर्ता व्यक्ति होगा। तो जब एक व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप में कोई राजनीतिक क्रिया की जाती है तो इसे राजनीतिक सहभागिता कहा जाता है। समझिएगा इस डायग्राम से, मैंने यहाँ लिखा है राजनीतिक कृत्य या क्रिया, जैसे मत देना, ये एक राजनीतिक क्रिया होगी ना, पॉलिटिकल एक्शन राजनीतिक क्रिया होगी, मत देना है। जब एक व्यक्ति के द्वारा राजनीतिक क्रिया की जाती है, मैंने यहाँ लिखा है कर्ता व्यक्ति होगा, यहाँ समूह नहीं होगा, कर्ता व्यक्ति होगा, समूह नहीं होगा, दल नहीं होगा, राजनीतिक दल नहीं होगा। हाँ, राजनीतिक दल, दबाव समूह, इत समूह व्यक्ति को राजनीतिक क्रिया करने के लिए प्रेरित तो कर सकते हैं, लेकिन कर्ता व्यक्ति होगा। ठीक है, तो यहाँ राजनीतिक क्रिया होगी मत देना, कर्ता कौन है, व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप में क्रिया कर रहा है ये। इसके बाद में एक व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप में जो राजनीतिक क्रिया की जाती है, कर्ता व्यक्ति है, व्यक्तिगत रूप में जो राजनीतिक क्रिया की जाती है, राजनीतिक क्रिया मत देना, वो राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। और राजनीतिक सहभागिता के आधार पर पूरी दुनिया में राजनीतिक व्यवस्थाओं के दो प्रतिमान बनते हैं, लोकतांत्रिक और निरंकुश। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाओं में राजनीतिक सहभागिता पाई जाती है, निरंकुश या स्वेच्छाचारी राज्य व्यवस्थाओं में राजनीतिक सहभागिता का अभाव होता है। ठीक है,
मतलब है राजनीतिक सहभागिता के आधार पर पूरी दुनिया में राजनीतिक व्यवस्थाओं के दो ही प्रतिमान बनते हैं, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाएं और निरंकुश राज्य व्यवस्थाएं। अरस्तु के समय से ही हम यदि अध्ययन करें तो अरस्तु ने वास्तविक रूप में राज्य व्यवस्थाओं का जो वर्गीकरण किया था, संविधानों का जो वर्गीकरण किया था, वह वास्तविक रूप में सहभागिता के आधार पर ही किया था। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है, यहाँ इसका उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, निरंकुश राज्य व्यवस्था में वास्तविक रूप में राजनीतिक सहभागिता का अभाव होता है और इसी आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं को स्वस्थ और अस्वस्थ कहा जाता है। वो राज्य व्यवस्थाएं स्वस्थ कहलाती हैं जहां पर राजनीतिक सहभागिता पाई जाती है, जनता को राजनीति में भाग लेने दिया जाता है, और वो राजनीतिक व्यवस्थाएं अस्वस्थ होती है जहां पर राजनीतिक सहभागिता का अभाव पाया जाता है। यस, क्लियर होगी ये बात। अब हम मुख्य बात पर आते हैं जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, राजनीतिक सहभागिता के कितने प्रकार हैं और इसके क्या परिवर्तन या चरण हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक सहभागिता के प्रकार। ध्यान दें भाई, सामान्यतया राजनीतिक सहभागिता के दो प्रकार माने जाते हैं। क्या क्या? सक्रिय सहभागिता है, निष्क्रिय सहभागिता। सक्रिय सहभागिता का मतलब होता है व्यक्ति के द्वारा राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लिया जाता है, और निष्क्रिय सहभागिता का मतलब होता है वास्तविक रूप में यहाँ व्यक्ति ऐसा नहीं कि राजनीति से संन्यास ले लेता है, नहीं, राजनीति में भाग तो लेता है लेकिन जब बहुत जरूरी होता है, जैसे निर्वाचनों के समय में एक व्यक्ति के द्वारा बस ऐसे ही कि चलो वोट तो देना ही है, मतदान करना, ये एक प्रकार से निष्क्रिय जो है राजनीतिक सहभागिता होगी। और सक्रिय में क्या होता है, वह मत भी देगा, चुनाव प्रचार भी करवाएगा, उम्मीदवारों के साथ दिन रात लगा रहेगा, है। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसकी जो राजनीतिक क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, सक्रिय राजनीतिक सहभागिता। दोनों में ही वास्तविक रूप में करता तो व्यक्ति ही है, लेकिन इस एक में वो सक्रिय रूप में राजनीति में भाग ले रहा है और दूसरे में वह निष्क्रिय है। क्या है? निष्क्रिय, मतलब उसमें उसकी रुचि नहीं है। पर ऐसा भी नहीं कि राजनीति से वो हट गया, कट गया, नहीं। जैसे चुनावों के समय में व्यक्ति के द्वारा बस मत दे दिया जाता है, उसके बाद में राजनीति से कोई नाता नहीं रखा जाता है। और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा किसी न किसी रूप में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता रहता है। यस, एक सक्रिय राजनीतिक सहभागिता, दूसरी निष्क्रिय राजनीतिक सहभागिता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक विद्वान है आमंड और वर्बा, इन्होंने अपनी पुस्तक दी सिविक्स कल्चर में, नोट कीजिएगा क्या, द सिविक्स कल्चर में वास्तविक रूप में जो ये दो प्रकार की राजनीतिक सहभागिता है, सक्रिय सहभागिता और निष्क्रिय सहभागिता, इन दोनों में अंतर स्पष्ट किया है, मतलब समझाया है कि भाई सक्रिय राजनीतिक सहभागिता क्या है और निष्क्रिय राजनीतिक सहभागिता क्या है। मैं आमंड और वर्बा की बात को लेते हुए इन दोनों के उदाहरण दे रहा हूं, आपसे एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे? सक्रिय राजनीतिक सहभागिता का मतलब होता है व्यक्ति वास्तविक रूप में यहाँ जो राजनीतिक क्रिया करता है वह सक्रिय रूप में करता है, मतलब बढ़ चढ़कर राजनीतिक क्रियाएं करता है, बढ़ चढ़कर राजनीति में भाग लेता है। राजनीति में व्यक्ति गंभीर रूप में उलझ जाता है, गंभीर रूप में उलझ जाता है, यहाँ तक कि व्यक्ति राजनीति को अपने जीवन मरण का प्रश्न बना लेता है। यस, कैसे? उदाहरण दिया मैंने, जैसे यहाँ इस सक्रिय राजनीतिक सहभागिता का उदाहरण होगा जैसे प्रचार करना। चुनाव के समय में एक व्यक्ति के द्वारा किसी उम्मीदवार के पक्ष में जो प्रचार किया जाता है, प्रचार करना, राजनीतिक दलों की बैठकों में सम्मिलित होना, राजनीतिक दलों की बैठकों में सम्मिलित होना, ये दोनों ऐसे उदाहरण हैं। कैसे उदाहरण है कि इससे वास्तविक रूप में व्यक्ति के द्वारा जो राजनीतिक क्रिया की जा रही है वह सक्रिय रूप में की जा रही है। दूसरा इन्होंने प्रकार बतलाया है आमंड और वर्बा ने, क्या? निष्क्रिय। ठीक है, सामान्य रूप में दो ही माने जाते हैं, आमंड और वर्बा ने भी दो ही को स्वीकार किया है, परंतु भाई ये अंतर समझा रहे हैं। अब निष्क्रिय सहभागिता नोट कीजिएगा, दूसरा क्या है? निष्क्रिय सहभागिता, निष्क्रिय राजनीतिक सहभागिता। क्या? निष्क्रिय राजनीतिक सहभागिता। इसमें एक व्यक्ति राजनीति में गंभीर रूप में नहीं उलझता है, बस एक नरम रूप में राजनीति में उलझता है। मतलब जब बहुत जरूरी होता है तो व्यक्ति राजनीति में भाग ले लेता है। जैसे चुनावों के समय में एक व्यक्ति के द्वारा जो अपना मतदान किया जाता है, वो मतदान करने की जो राजनीतिक क्रिया है वह निष्क्रिय राजनीतिक सहभागिता कहलाएगी। यस, मैंने उदाहरण लिखा है यहाँ, जैसे वोट देना, मतदान करना।
राजनीति के बारे में जानकारी रखना, मतलब राजनीति के बारे में कुछ हल्की फुल्की जानकारी भी रख लेना, कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त भी कर लेना है कि भाई ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, किसी भी राजनीतिक दल के बारे में हल्की फुल्की जानकारी रखता है, बाकी इससे ज़्यादा गंभीर रूप में राजनीति में भाग नहीं लेता है। मतलब यहाँ व्यक्ति राजनीति में नर्म रूप में उलझता है, यहाँ व्यक्ति वास्तविक रूप में राजनीति में गंभीर रूप में उलझ जाता है। यहाँ राजनीति व्यक्ति का जीवन मरण का प्रश्न होती है, जबकि निष्क्रिय राजनीतिक सहभागिता में वास्तविक रूप में राजनीति जीवन मरण का प्रश्न नहीं होती है, बल्कि बहुत आवश्यक होता है। बहुत जो कुछ अवसर होते हैं उन अवसरों पर ही व्यक्ति राजनीति में भाग लेता है, अन्यथा उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है। तो दो प्रकार हो गए, सक्रिय राजनीतिक सहभागिता, निष्क्रिय राजनीतिक सहभागिता। यस, इसके बाद में एक विद्वान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम पूछा जाता है क्या, मायरन कीन, नोट कीजिएगा कौन सी विद्वान है, मायरन कीन, विद्वान का नाम है मायरन कीन ने दो प्रकार की राजनीतिक सहभागिता बतलाई है। नोट कीजिएगा, ये एग्जाम पूछा जाता है अक्सर। पहला इन्होंने बताया स्वायत्त सहभागिता और दूसरा बताया परियोजित सहभागिता। नोट कीजिएगा, पहला क्या है, देखो ये विशेषकर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। मायरन कीन ने दो प्रकार की राजनीतिक सहभागिताएं बतलाई हैं, कौन कौन सी, स्वायत्त सहभागिता और परियोजित सहभागिता। आप समझिए इसको भाई। स्वायत्त सहभागिता व्यक्ति की ऐसी राजनीतिक क्रियाएं हैं, व्यक्ति का ऐसा राजनीतिक कृत्य है, व्यक्ति की ऐसी राजनीतिक गतिविधि है जिसमें व्यक्ति के द्वारा जो राजनीतिक क्रिया की जाती है वह स्वेच्छा से की जाती है। वास्तविक रूप में यहाँ व्यक्ति के द्वारा जो राजनीतिक क्रिया की जाती है वह स्वाभाविक और सचेतन होती है। सचेतन का मतलब होता है सोच विचार करके कोई राजनीतिक क्रिया करना। जैसे मत देना, तो किसको मत देना है, यहाँ सोच विचार कर किसी उम्मीदवार विशेष को अपना मत दिया जाता है। ऐसी जो राजनीतिक क्रिया होती है उस राजनीतिक क्रिया के आधार पर जिस राजनीतिक सहभागिता का निर्माण होता है वह स्वायत्त राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। यस, क्या, स्वायत्त, ऑटोनॉमस स्वायत्त सहभागिता कहलाती है। मतलब यहाँ व्यक्ति किसी के छल योजन में जोड़ तोड़ में नहीं आता है, यहाँ व्यक्ति अपनी इच्छा से सोच समझकर किसी उम्मीदवार विशेष को अपना मत देता है। मतलब यहाँ छल योजन नहीं होता है, जोड़ तोड़ नहीं होता है। छल योजन का मतलब यह है कि किसी अन्य व्यक्ति से प्रेरित नहीं होता है, व्यक्ति अपनी इच्छा से राजनीतिक क्रिया करता है। राजनीतिक क्रिया जैसे मत देना, मतदान करना, प्रचार करना। व्यक्ति चाहे तो जिस उम्मीदवार विशेष को अपना मत दे रहा है, इसी के साथ में वह यह भी राजनीतिक क्रिया कर सकता है कि दूसरे व्यक्ति को ये कहेगा कि भाई आप कैसे भी कीजिएगा, इस बार इस उम्मीदवार को अपना मत दे दीजिएगा। निवेदन करता है, आग्रह करता है, उसकी बात को मान भी लिया जाता है। तो वास्तविक रूप में ऐसी जो गतिविधियां, ऐसी जो राजनीतिक क्रियाएं की जा रही है, व्यक्ति अपनी इच्छा से कर रहा है। और व्यक्ति अपनी इच्छा से जो राजनीतिक क्रिया करता है, जो राजनीतिक कृत्य करता है, वही स्वायत्त सहभागिता कहलाता है। यस, जैसे मैं किसी उम्मीदवार को मत देता हूँ, मैं मेरी इच्छा से दे रहा हूँ, सोच समझ कर कि ठीक है इस बार बीजेपी को वोट देना है, कांग्रेस को देना है, जो भी है कैंडिडेट विशेष, उम्मीदवार विशेष को वोट देना है, अपनी इच्छा से दे रहा हूँ। किसी अन्य से मैं छलयोजित नहीं हो रहा हूँ, किसी अन्य के दबाव में नहीं आ रहा हूँ। तो मेरी इच्छा से जो राजनीतिक क्रिया की जा रही है, राजनीतिक क्रिया मेरे विद्यार्थी समझेंगे, राजनीतिक क्रिया जैसे मतदान देना, मत करना, मतदान क्या, मतदान, मत देना, किसी को वोट देना, किसी के समर्थन में अपना मत देना है, प्रचार करना, किसी को जन धन से मैं सहायता कर रहा हूँ, ये सारी बातें आ जाती है। तो मैं मेरी इच्छा से करता हूँ, तो वो स्वायत्त सहभागिता कहलाती है, स्वायत्त राजनीतिक सहभागिता। दूसरा परियोजित सहभागिता। परियोजित राजनीतिक सहभागिता व्यक्ति का, मैं बार बार व्यक्ति क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राजनीतिक सहभागिता में वास्तविक रूप में जो करता होगा वो व्यक्ति होगा, समूह नहीं। राजनीतिक दल एक समूह के रूप में जो गतिविधियां करता है वो राजनीतिक सहभागिता नहीं करेगा। नहीं, राजनीतिक दल जब व्यक्ति को राजनीति में घसीट लाते हैं, राजनीतिक दल जनता को प्रेरित करते हैं कि आपको हमें वोट देना है, तो वो वास्तविक रूप में जनता को प्रेरित कर सकते हैं।
लेकिन उनके द्वारा जो गतिविधियां की जा रही वो राजनीतिक सहभागिता नहीं है। राजनीतिक सहभागिता तो केवल वही है कि व्यक्ति के द्वारा जो राजनीतिक क्रिया व्यक्तिगत रूप में की जाती है वो राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। तो यहाँ वास्तविक रूप में व्यक्ति के द्वारा जो राजनीतिक क्रिया की जाती है वह स्वेच्छा से नहीं की जाती है, बल्कि यहाँ वास्तविक रूप में किसी की प्रेरणा शक्ति से प्रेरित होकर के व्यक्ति राजनीतिक क्रिया करता है। कैसे? जैसे यहाँ प्रेरणा शक्ति का जो स्रोत होगा, प्रेरणा शक्ति शासन तंत्र से आती है। शासन तंत्र मतलब सरकार से, अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में सरकार एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि छल योजना का प्रयोग करती है। ये छल योजना गुप्त रूप में भी हो सकता है और प्रकट रूप में भी हो सकता है। मतलब सरकार के द्वारा वास्तविक रूप में इस रूप में व्यक्तियों को प्रभावित किया जाता है जिससे कि उनके अनुरूप व्यक्ति की राजनीतिक क्रिया हो, व्यक्ति की राजनीतिक क्रियाएं प्रभावित हों। जैसा कि जन संचार माध्यमों से ऐसा किया जाता है कि जनता को इस रूप में प्रभावित किया जाता है कि उनकी बातों को मानते हैं, उनके पक्ष में मतदान किया जाए। सभी पार्टियां वास्तविक रूप में किसी न किसी रूप में इसका प्रयोग करती हैं, अर्थात सभी राजनीतिक दल किसी न किसी रूप में छल योजना का प्रयोग करते हैं, गुप्त रूप में या प्रकट रूप में। और वास्तविक रूप में स्वयं जो सरकार होती है इसके द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका सीधा सा अभिप्राय ये होगा कि प्रायोजित राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो राजनीतिक क्रिया की जाती है, जैसे मत देना, जो राजनीतिक क्रिया की जाती है स्वेच्छा से नहीं की जाती बल्कि किसी अन्य से प्रेरित होकर के, जैसे सरकार है, जन संचार माध्यम है, रेडियो टेलीविजन दूरदर्शन इत्यादि जो भी हैं, इनसे प्रेरित होकर के वह राजनीतिक क्रिया करता है। जैसे मत देना, प्रचार करना है, जनधन से वास्तविक रूप में राजनीतिक दलों की सहायता करना, तो ये सब किस में आ जाता है? परियोजित। क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में पहले से ही सुनिश्चित होता है, पहले से एक योजना बना ली जाती है कि भी ये सारी बातें जनता के सामने लाई जाएंगी, जनता को इस रूप में प्रभावित किया जाएगा जिससे कि वो हमारे पक्ष में मतदान करे। तो यहाँ सुनियोजित होता है, सुनिश्चित होता है, पहले से ही सब कुछ निश्चित हो जाता है और उसके रूप में जनता को प्रभावित किया जाता है। और जनता प्रभावित होकर के जब जो राजनीतिक क्रिया करती है जैसे मत देना, तो वो क्या कहलाता है? परियोजित राजनीतिक सहभागिता। इसे मैंने सारी बातें नोट कर दी। छल योजना होता है, छल योजना का मतलब ये होता है कि यहाँ वास्तविक रूप में सरकार के द्वारा जोड़ तोड़ की राजनीति को अपनाया जाता है, छल कपट को अपनाया जाता है, जबकि स्वायत्त सहभागिता में ऐसा नहीं होता है। यस, दो हो गए। कौन कौन से? स्वायत्त सहभागिता, परियोजित सहभागिता। किसने बताई 2 प्रकार? मायरन कीन ने। नोट कीजिएगा, ठीक है भाई। ये हो गए राजनीतिक सहभागिता के प्रकार। अब दूसरी बात लेते हैं, इसके परिवर्ते या चर, इसको चर भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको वेरिएबल, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? वेरिएबल। अब समझिए भाई, व्यक्ति के द्वारा यहाँ मैंने बताया ना, जो राजनीतिक क्रिया की जाती है जैसे मत देना, व्यक्ति के द्वारा जो राजनीतिक क्रिया की जाती है, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ? व्यक्ति के द्वारा, मतलब व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप में जो राजनीतिक क्रिया की जाती है, राजनीतिक क्रिया जैसे मत देना। मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, जैसे मत देना, मेरे द्वारा किसी को मत दिया जा रहा है, तो मेरे द्वारा किसी को उम्मीदवार को मत क्यों दिया जा रहा है? मैं किन्हीं न किन्हीं तथ्यों से प्रभावित अवश्य हुआ हूं। तो एक व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप में जो राजनीतिक क्रिया की जाती है जैसे मत देना, मैं बार बार बोल रहा हूं मत देना, एक व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप में जो राजनीतिक क्रिया की जाती है, राजनीतिक कृत्य किया जाता है, उस राजनीतिक क्रिया को जिन तथ्यों ने प्रभावित किया है, नोट कीजिएगा, जिन तथ्यों ने, जिन तत्वों ने प्रभावित किया है, वो तथ्य ही राजनीतिक सहभागिता के परिवर्त्य कहलाते हैं। समझ गए? देखो, परिवर्त्य या चर का सीधा सा मतलब क्या होता है कि वे तत्व या तथ्य परिवर्त्य कहलाते हैं जो व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये सामान्य शब्दावली होगी, मतलब व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व या तथ्य ही परिवर्त्य कहलाते हैं। ये सब जगह लागू हो जाएगा। अब यहाँ हम राजनीतिक सहभागिता की बात कर रहे हैं, तो राजनीतिक सहभागिता का मतलब ये होगा, क्या हो गया कि भाई व्यक्ति राजनीतिक क्रिया करेगा, तो राजनीतिक क्रिया करना ही
राजनीतिक सहभागिता है। तो व्यक्ति राजनीतिक क्रिया कर रहा है, जैसे मत देना, प्रचार करना, जन धन से किसी उम्मीदवार की सहायता करना। तो व्यक्ति के द्वारा जो ये राजनीतिक क्रियाएं की जा रही है, इन क्रियाओं को करते समय वह किन किन तथ्यों से प्रभावित हो रहा है, किन किन तत्वों से प्रभावित हो रहा है, वो तत्व ही राजनीतिक सहभागिता के चर या परिवर्तन कहलाते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। नहीं समझे, चलो एक उदाहरण और देता हूं भाई। मैं एक मतदाता हूं, समझ रहे हैं ना, मैं एक मतदाता हूं। अब मैं मतदान के समय में अपना मत देते समय, किसी उम्मीदवार को मत देते समय किन किन तत्वों से प्रभावित हो रहा हूँ, जैसे जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रता, शिक्षा, मेरी आय क्या है, मेरा सामाजिक परिवेश क्या है, ये सारी बातों से मैं प्रभावित होऊंगा ही होऊंगा। तो ये सारे जो तत्व मुझे प्रभावित कर रहे हैं ना भाई, वो ही चर या परिवर्तन कहलाते हैं। तो वही बात यहाँ आ गई कि राजनीतिक सहभागिता मतलब एक व्यक्ति के द्वारा जो राजनीतिक क्रिया की जा रही है। तो राजनीतिक क्रिया मतलब जैसे मत देना, ये भी तो पॉलिटिकल एक्शन ही तो है, राजनीतिक क्रिया मत देना। तो एक व्यक्ति के द्वारा जो मत दिया जा रहा है, मत देते समय वह वास्तविक रूप में किन किन तत्वों से प्रभावित हो रहा है, वही परिवर्तन चर कहलाते हैं। समझना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैंने अक्सर देखा है कि विद्यार्थी स्नातकोत्तर की डिग्री ले लेते हैं, उनको यहाँ तक नहीं मालूम होता कि चर या परिवर्तन क्या कहलाते हैं। वैसे में अलग से एक पेपर चलता है राजनीति विज्ञान में अनुसंधान प्रविधि। क्या? राजनीति विज्ञान में अनुसंधान प्रविधि। ये पूरा पेपर मैं अलग से अपलोड करूंगा, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। उसमें सारी जो कठिन से कठिन शब्दावलियां हैं मैं सबको बेहतर तरीके से समझाऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अब यहाँ राजनीतिक सहभागिता के जो चर हैं परिवर्तन, वो कितने हैं? 4। बहुत महत्वपूर्ण बात, इनको समझेंगे कि मैं व्यक्ति हो गए, व्यक्तिगत रूप में मेरे द्वारा जो राजनीतिक क्रिया की जा रही है, मैं किसी उम्मीदवार को मत दे रहा हूँ, मत देते समय मैं वास्तविक रूप में किन किन तथ्यों से प्रभावित हो रहा हूं। आप ऐसे समझ सकते हैं इस बात को, समझ गए? पहला है उद्दीपक का प्रभाव। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति के द्वारा जो राजनीतिक क्रिया की जाती है, जैसे मत देना एक राजनीतिक क्रिया है, उसके द्वारा जो राजनीतिक क्रिया की जाती है, तो राजनीतिक क्रिया करते समय उसे वास्तविक रूप में जो उद्दीपक है, उद्दीपक का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। उद्दीपक का मतलब ये होता है कि राजनीति के बारे में मैंने कैसे मानचित्र अपने मस्तिष्क में बनाए हैं। मैंने जनसंचार माध्यमों, क्या जनसंचार माध्यमों, चुनाव की जो रैलियां हैं, जो उम्मीदवार हैं, राजनीतिक दल का जो घोषणा पत्र है, इनके बारे में मैंने अपने मस्तिष्क में क्या चित्र बनाया है। क्या मैंने पहले से ये चित्र बना रखा है कि राजनीति में तो सारे भ्रष्ट लोग जाते हैं, या फिर मैंने ये मानसिक चित्र बना रखा है, क्या मैंने ये मानचित्र मेरे दिमाग में बना रखा है, क्या बना रखा है कि राजनीति में तो बुद्धिमान लोग आते हैं, राजनीति में तो देश सेवा करने वाले व्यक्ति आते हैं। तो भाई उसके अनुरूप ही मेरी राजनीतिक क्रिया होगी, उसके अनुरूप ही मेरी राजनीतिक सहभागिता होगी। अगर मैं ये सोचूंगा कि राजनीति तो अपराधियों का अंतिम शरण स्थली है, तो मैं राजनीति से विरक्त हो जाऊंगा, धीरे धीरे हट जाऊंगा। और यदि मैं ये सोचूंगा कि राजनीति में तो बुद्धिमान लोगों को ही आना चाहिए और बुद्धिमान लोग ही आते हैं, देश की सेवा करने वाले ही राजनीति में आते हैं, तो ये मानचित्र मतलब व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क में राजनीति के बारे में क्या मानचित्र बन रहा है, तो जो यही उद्दीपक कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्दीपक। राजनीति के बारे में व्यक्ति के मस्तिष्क में कैसे मानचित्र बन रहे, और ये मानचित्र बनवाने में किसका योगदान होता है? समाचार पत्र, मतलब जनसंचार माध्यम, रेडियो, टेलीविजन, दूरदर्शन, राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह, विभिन्न प्रकार के जो संगठन हैं, ये सभी वास्तविक रूप में व्यक्ति के मस्तिष्क में राजनीति के बारे में मानचित्र बनवाने का कार्य करते हैं। अभी व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह किन बातों को ग्रहण करता है और किन बातों को अस्वीकार करता है, नकार देता है। मैंने उदाहरण दिया ना आपको ही। तो ये जो बातें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? उद्दीपक का प्रभाव। तो इसका मतलब एक व्यक्ति के द्वारा जो राजनीतिक क्रिया की जाती है, जैसे मत देना क्रिया की जाती है, वह वास्तविक रूप में किससे प्रभावित होती है कि राजनीति के बारे में व्यक्ति अपने मस्तिष्क में, नोट कीजिएगा, राजनीति के बारे में व्यक्ति अपने मस्तिष्क में कैसे मानचित्र बनाता है। मैं राजनीति के बारे में आज आप देखिएगा, ज़्यादातर मैं विशेषकर विद्यार्थी सुनता हूँ, बोलो राजनीति से हटिएगा, राजनीति तो बहुत बेकार है, राजनीति भाग मत लीजिएगा। तो उसका राजनीति के बारे में अपने दिमाग में, मस्तिष्क में जो मानचित्र बना है वो नकारात्मक है।
और मुझ जैसा क्या कहता है, नहीं 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 नहीं, राजनीति अति प्रशंसा की पात्र है, राजनीति अति प्रशंसा की पात्र है, राजनीति में तो बुद्धिमान लोगों को भाग लेना चाहिए, राजनीति तो वास्तविक रूप में बुद्धिमान लोगों की अंतिम शरणस्थली होनी चाहिए। अरे राजनीति तो वास्तविक रूप में देश के विकास में अहम भूमिका निभाती है। बिना राजनीति के तो हम वास्तविक रूप में किसी भी दृष्टि से विकसित हो ही नहीं सकते। व्यक्ति को किसी न किसी रूप में समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्णय तो लेना ही पड़ता है। निर्णय लेना पड़ता है तो वास्तविक रूप में जो निर्णयात्मक अंत्यक्रिया होती है वही तो राजनीति है। तो फिर क्या जो निर्णयात्मक अंत्यक्रिया होती है वो गलत है? नहीं, हमें कहीं ना कहीं निर्णय तो लेना पड़ेगा। तो राजनीति तो वास्तविक रूप में अंत्य संबंधित क्रियाओं का ऐसा समग्र है जिसमें वास्तविक रूप में निर्णयात्मक अंत्यक्रिया होती है, अंतिम रूप में निर्णय लिया जाता है। अरे भाई, निर्णय लेने की कला कभी गलत नहीं हो सकती है, निर्णय तो हमें लेना ही पड़ेगा जिससे कि हम अच्छे से अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। यस, ये उद्दीपक का प्रभाव का दूसरा क्या है, व्यक्तिगत कारक। दूसरा क्या है, व्यक्तिगत कारक। अब देखो, स्वयं व्यक्ति का जो व्यक्तिगत तत्व है, व्यक्तिगत तथ्य हैं, वह भी राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करते हैं कि व्यक्ति राजनीति में भाग लेगा या नहीं लेगा। मतलब राजनीति के प्रति वह सक्रिय रहेगा या निष्क्रिय रहेगा, है ना। जैसे उद्दीपक का प्रभाव में क्या है कि व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क में मानचित्र बना लिया कि राजनीति में तो भ्रष्ट लोग जाते हैं, तो क्या हो जाता है, वो व्यक्ति राजनीति में सक्रिय रूप में भाग नहीं लेगा बल्कि वह निष्क्रिय रूप में भाग लेगा, वह निष्क्रिय राजनीतिक सहभागिता कहलाएगी फिर। और व्यक्ति ने अपने दिमाग में, मस्तिष्क में मानचित्र बना लिया कि राजनीतिक प्रशंसा की पात्र है, जैसे मैंने बना रखा है कि राजनीतिक प्रशंसा की पात्र है, राजनीति देश सेवा का माध्यम है, तो मैं राजनीति में भाग लूंगा, सक्रिय रूप में भाग लूंगा। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि व्यक्ति राजनीति के बारे में कैसा सोच रहा है। और दूसरा ये है कि उसका स्वयं का व्यक्तिगत कारक कैसा है। जैसे राजनीति के बारे में व्यक्ति की जानकारी कितनी है, राजनीति के बारे में व्यक्ति की बहुत ज़्यादा जानकारी है तो सक्रिय रूप में राजनीति में भाग लेगा। और इसी के साथ में उसका व्यक्तित्व कैसा है, आकर्षक व्यक्तित्व का है, वह राजनीति में सक्रिय रूप में भाग लेगा। और यदि राजनीति के बारे में व्यक्ति को जानकारी नहीं है, उसका व्यक्तित्व भी आकर्षक नहीं है, वह बिल्कुल एक प्रकार से सुस्त तरह का व्यक्ति है, क्या कह रहा हूँ मैं, सुस्त है, आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो वास्तविक रूप में राजनीति में रुचि नहीं रखेगा, है ना। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो यहाँ पर स्वयं व्यक्ति का जो व्यक्तिगत कारक होता है वह भी राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करता है। अगर सकारात्मक है तो राजनीति में सक्रिय रूप में भाग लेगा, और नकारात्मक है तो राजनीति में निष्क्रिय रूप में भाग लेगा, सक्रिय रूप में भाग नहीं लेगा। अच्छा, तीसरा क्या है, राजनीतिक परिवेश। यस, राजनीतिक परिवेश। देखिएगा, वास्तविक रूप में राजनीतिक सहभागिता को जो प्रभावित करता है कि व्यक्ति राजनीति में सक्रिय रूप में भाग लेगा या निष्क्रिय रूप में, इसे राजनीतिक परिवेश ही प्रभावित करता है। राजनीतिक परिवेश का मतलब ये होता है कि वास्तविक रूप में उस देश के अंतर्गत किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का आप अध्ययन कर रहे हैं और वहाँ पर राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले जो तथ्य होते हैं, चार परिवर्तन होते हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा तीन बातें, क्या कि वहाँ पर राजनीतिक खेल के नियम है या नहीं, क्या राजनीतिक खेल के नियम है या नहीं। जैसे वहाँ समय समय पर चुनाव होते हैं या नहीं, समय समय पर चुनाव होते हैं या नहीं, सबसे पहले तो ये देखेंगे। फिर दूसरा क्या देखेंगे कि वहाँ पर राजनीतिक संस्थाओं जैसे राजनीतिक दल वास्तविक रूप में इनकी स्थापना की गई है या नहीं, और इसी के साथ में जो ये राजनीतिक गतिविधियां हैं राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती है, इन राजनीतिक गतिविधियों को छूट दी गई है या नहीं, ये होना चाहिए। इसके बारे में तीसरा क्या है, राजनीतिक अभियान, मतलब वहाँ वास्तविक रूप में राजनीतिक अभियान की छूट है या नहीं, मतलब राजनीतिक दलों को चुनाव अभियान की छूट है या नहीं। अगर ये तीनों बातें तो वास्तविक रूप में राजनीतिक सहभागिता सक्रिय रूप में होगी, और ये तीनों बातें नहीं है, खेल के नियम नहीं है, राजनीतिक संस्थाएं जैसे राजनीतिक दल को जो है स्वतंत्रता नहीं है, इसी के साथ में राजनीतिक दलों को चुनाव अभियान की स्वतंत्रता नहीं है, तो वहाँ पर जो है राजनीतिक सहभागिता निष्क्रिय होगी, सक्रिय नहीं हो सकती। यस, ये राजनीतिक परिवेश हो गया। और चौथा क्या है, सामाजिक अवस्थिति या अवस्था। हाँ, व्यक्ति की सामाजिक अवस्था कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है। यस, सामाजिक अवस्था या सामाजिक अवस्थिति भी राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करती है। इससे प्रभावित होकर के व्यक्ति राजनीति में सक्रिय रूप में भाग ले सकता है और वह निष्क्रिय भी हो सकता है। कैसे, समझें भाई। व्यक्ति की आय कितनी है बताइए मुझे। एक भूखा व्यक्ति 2 समय का भोजन नहीं जुटा पा रहा है, वो कहाँ राजनीति में भाग ले पाएगा, है? जिस व्यक्ति की मूलभूत भौतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, वो अपनी इन मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, इनको पूरा करने के लिए इतना थक जाता है कि राजनीति में भाग लेने की उसकी इच्छा ही नहीं होती है।
मूलभूत भौतिक आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, जब ये नहीं है तो राजनीति में कहाँ भाग लेने की इच्छा होगी? वो तो थक जाएगा। सुबह से शाम तक काम करते करते कहाँ राजनीति में भाग लेगा? और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास अथाह संपत्ति है, करेगा क्या वो तो राजनीति में भाग लेगा ही देगा मेरे भाई। तो बताइए मुझे, आज से राजनीतिक सहभागिता प्रभावित हुई या नहीं? जिसके पास संपत्ति है वो शय के रूप में राजनीति में भाग ले रहा है, और हम जैसा यदि है कहाँ राजनीति में भाग लेगा? वो नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है। समझिएगा, आज राजनीतिक सहभागिता प्रभावित होगी शिक्षा से प्रभावित। एक अशिक्षित व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति। अशिक्षित व्यक्ति क्या जाने राजनीति क्या होती है। हमने देखा है भारत के अंतर्गत, विशेषकर मैं राजस्थान का उदाहरण देता हूँ। राजस्थान के अंतर्गत दूर दराज के गांव हैं, वहाँ आज भी माता पिता ऐसे हैं, उनके बच्चे भी ऐसे हैं जो बेचारे राजनीति में किसी भी रूप में कुछ जानते ही नहीं। कहाँ भाग लेंगे राजनीति में वो? ग्रामीण परिवेश, दूसरी तरफ शहरी परिवेश। हाँ, अब एक गैप मिटता जा रहा है, लेकिन फिर भी भाई ये बात तो सत्य है कि शिक्षा का राजनीतिक सहभागिता को प्रभाव पड़ता है। शिक्षित व्यक्ति बढ़ चढ़कर राजनीति में भाग लेगा, अशिक्षित व्यक्ति राजनीति में इतना भाग नहीं लेगा। उनके विचार ये सोचते हैं क्या करना है राजनीति में भाग लेकर के, क्या करेंगे, हमको एक बार मत देना है, मत दे रहा है कि दूर हटाए, कमा के खाना है बस, और क्या करना है, ऐसे विचार होते हैं। धंधा क्या है उसका, क्या रोजगार करता है, क्या कार्य करता है अपनी आजीविका के लिए, इसका ही प्रभाव पड़ता है राजनीतिक सहभागिता के ऊपर। राजनीतिक सहभागिता सक्रिय हो सकती है, निष्क्रिय हो सकती है। यस, इसके बाद में उसका जो जीवन है वह ग्रामीण है या शहरी है, इसका भी राजनीतिक सहभागिता पर प्रभाव पड़ेगा। अगर वह शहरी है तो सक्रिय रूप में भाग लेगा, ग्रामीण है तो इतना सक्रिय नहीं होगा, निष्क्रिय रूप में राजनीति में भाग लेगा, क्योंकि इन विचारों के पास इतना समय नहीं होता है। दूसरा, वह किस वर्ग से, किस जाति से, किस धर्म से, इसका भी राजनीतिक सहभागिता पर प्रभाव पड़ता है। कैसे, मैं एक उदाहरण दूं यहाँ जाति का, बहुत महत्वपूर्ण मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको नोट कीजिएगा। ये बड़ी दुख की बात भी थी उस समय, अब काफ़ी परिवर्तन हो गया है। जैसे 1952 में प्रथम जो आम चुनाव हुए थे, क्या कह रहा हूँ, ये मैंने सटीक उदाहरण दे रहा हूँ। ये जैसे 1952 में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे लोकसभा के, 1952 में प्रथम आम चुनाव में जाति की बात करते हैं तो वास्तविक रूप में उस समय जो अछूत लोग थे उन्होंने मतदान में बहुत कम भाग लिया। उनमें हीन भावना थी, वो अपने आप को बराबर का नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने उस समय मत का प्रयोग नहीं किया। और आज भी हम देखते हैं कुछ गांवों में, कुछ ग्रामीण परिवेश में अभी भी ऐसा है। किसी गांव में अगर 2-4 परिवार ऐसे हैं, जाति की बात कर रहा हूँ मैं, आज भी 90% लोग एक जाति के हैं, 10% अलग जाति के हैं। भाई वो उनके दबाव में आकर के किसी न किसी रूप में जैसा वो कहते हैं वैसे ही अपना मत का प्रयोग करते हैं, या बेचारे भय के मारे अपना मत का प्रयोग नहीं करते। हालांकि हमारे भारत में वैसा कुछ नहीं है, हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन फिर भी छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। मैं इस बात को बढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तो यही कहूँगा कि मेरा भारत महान, मेरा भारत आज पूरी दुनिया में मैं कह सकता हूँ विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। बड़े गौरव की बात है। ठीक है, छुटपुट अपवाद तो सब जगह होते रहते हैं, लेकिन एग्जाम्पल की बात है कि भाई आय, शिक्षा, धंधा, ग्रामीण या शहरी जीवन, वर्ग, जाति व धर्म से वास्तविक रूप में जो राजनीतिक सहभागिता है वह प्रभावित होती है। मतलब व्यक्ति राजनीति में सक्रिय रूप में भाग भी ले सकता है और वह राजनीति के प्रति उदासीन, निष्क्रिय भी हो सकता है। तो समझ गए कि राजनीतिक सहभागिता को कौन कौन से तथ्य प्रभावित करते हैं। मतलब एक व्यक्ति को कौन से तथ्य प्रभावित करते हैं कि राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लेता है, और कौन से तत्व ऐसे जिससे कि राजनीति से कट जाता है, उदासीन हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। फिर सारी बातें हैं। उसका उद्दीपक है कि राजनीति के बारे में कैसे विचार बना रहा है वो है, उसका स्वयं का व्यक्तिगत कारक, उसकी जानकारी राजनीति के बारे में कितनी है, व्यक्तित्व कैसा है, ये प्रभावित करेगा, राजनीतिक परिवेश प्रभावित करेगा, और सामाजिक अवस्थिति क्या है, अवस्था क्या है, यह भी व्यक्ति की राजनीतिक सहभागिता को जो है प्रभावित करते हैं। और राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले जो तथ्य होते हैं वही हैं राजनीतिक सहभागिता की चर परिवर्ती वेरिएबल्स कहलाते हैं। आशा करता हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी ये दोनों बातें आप ठीक से समझ गए होंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, आप मेरी सब कुछ हैं। मैं आपके लिए
जी तोड़ मेहनत करूँगा, इतना भरसक प्रयास करूँगा कि आप किसी भी अवधारणा के बारे में एक बार हमारी वीडियो देख लेंगे। मैं विश्वास से कह रहा हूँ आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस शर्त है, मैं एक वस्तु आपसे मांग रहा हूँ और वो यही मांग रहा हूँ कि आप जैसे मैं समझाऊँ वैसे समझिएगा, इसको मजाक के अंदाज में ना लीजिएगा। ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी वीडियो हमने 40 मिनट की बनाई, आपने 2 मिनट देख ले, क्या समझेंगे भाई। अरे आप एक बार देखिएगा तो सही, कंप्लीट समझेगा तो सही। मैं ये कहता हूँ कि राजनीति विज्ञान में मैं आपको इतना कुछ समझा दूंगा कि आपकी पूरा जो राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम है उसकी बेसिक क्लियर हो जाएगी। मेरा विश्वास है, मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ। तो आशा करता हूँ राजनीतिक सहभागिता पूर्ण रूप में आप समझ गए होंगे। राजनीतिक सहभागिता के संदर्भ में हमने अलग से 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।